देश भर में शेयर बाजारों में लगातार गिरावट जारी है और अमेरिका में जिस तरह से ट्रंप सरकार ने टैरिफ का ऐलान किया है, उसके बाद से लगातार दुनिया भर के बाजारों में गिरावट आ रही है और आर्थिक अस्थिरता का दौर चल पड़ा है। प्रोफेसर अरुण कुमार समर्थ तो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से एक टैरिफ अमेरिका ने लगाया और उसके तमाम परिणाम देखने को मिल रहे हैं दुनिया भर में, असल में आपसे समझना चाहेंगे आम आदमी के लिहाज से अगर इसे बात करना चाहें तो आखिर हुआ क्या है और इतना बुरा असर कब तक रहेगा? देखिए, ये जो टैरिफ लगाया है, ये अमेरिका ने जब अब प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि पहले उन्होंने कहा था कि हम टैरिफ उतना लगाएंगे जितना कि दूसरे देश हमारे ऊपर लगाते हैं, हम तो बहुत कम टैरिफ लगाते हैं। तो एक सेंस ऑफ जस्टिस था। लेकिन अभी जैसे कि भारत का एवरेज टैरिफ 17% है, अमेरिका का एवरेज टैरिफ 3% है, तो ज्यादा ज्यादा उनको 14% टैरिफ एवरेज में लगाना चाहिए था। उन्होंने तो 26 या 27% लगा दिया है। उसी तरह चीन पे पहले उन्होंने 20% लगाया था, अब 34% लगा दिया। तो अमेरिका और चीन के टैरिफ में कोई 54% का डिफरेंस नहीं है। उसी तरह वियतनाम पे उन्होंने 40% से भी ऊपर का लगा दिया है, जबकि कोई इतना डिफरेंस नहीं है। तो ये सीधे सीधे कोई रेसिप्रोसिटी वाली बात नहीं है जो उन्होंने शुरू में कहा था कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ करेंगे। ये सीधे सीधे अमेरिकन मार्केट को प्रोटेक्ट करने की है। और इस समय एक तरह से, क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है, उनका जो दुनिया में उत्पादन जो होता है $160 ट्रिलियन का, उसमें से $27 ट्रिलियन का उनका उत्पादन है। यानी करीब उनकी अर्थव्यवस्था दुनिया की अर्थव्यवस्था की 26% है। तो उनकी जो मतलब जो ताकत बहुत है, आर्थिक ताकत बहुत है। तो आर्थिक ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो WTO में नेगोशिएशन हुए थे जिसके तहत टैरिफ वगैरह फिक्स हुए थे, उसको खत्म कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब जो हमारी मन मर्जी होगी वो हम करेंगे। तो ये एक तरह से मतलब दादागिरी है कि हम सबसे बड़े हैं तो हम जो मर्जी कर सकते हैं। नहीं तो आप देखेंगे तो दुनिया में जैसे टैरिफ लगाने की जो प्रक्रिया है, या जो ट्रेड में जो डिसीजन लिए जाते हैं, उसमें चाहे इन्वेस्टमेंट में हो, उसमें चाहे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जिसको ट्रिप्स कहा जाता है, या फिर सर्विसेज का ट्रेड हो, या एग्रीकल्चर का ट्रेड हो, या गुड्स का ट्रेड हो, वो सारा WTO के तहत आता था। तो वो WTO में सबने नेगोशिएट किया था। मतलब अमेरिका का सबसे उसमें बड़ा हिस्सा था। तो अमेरिका ने एक्सेप्ट किया था कि जो कमजोर देश हैं, जहां पे टेक्नोलॉजी कमजोर है और जो गरीब हैं, उनको हमको स्पेशल प्रोविजन देना पड़ेगा। तो उसके एवज में उनको कंसेशन मिला, क्योंकि वो जो उनका इन्वेस्टमेंट आता था वो ट्रिप्स में प्रोटेक्ट हो गया, जो उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो ट्रिप्स में हो गया, फिर सर्विसेज में हो गया। क्योंकि अमेरिकन अर्थव्यवस्था का 85-80% तो जो सर्विसेज है, तो उनको सर्विसेज में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो इसलिए सर्विसेज वगैरह में उनको कंसेशन मिले। तो अब वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो जब बाकी चीजों में भी अब कंसेशन चाहिए। जो हमारा WTO में नेगोशिएशन हुआ था, जो हमने और देशों को कंसेशन दिए थे, अब उसको हम नहीं मानेंगे। तो आपने एग्रीमेंट किया, अब आप एग्रीमेंट तोड़ रहे हैं। तो इसके पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि जो WTO में एग्रीमेंट हुआ था, उसमें एक हाई टेक्नोलॉजी थी, एक इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी थी, एक लो टेक्नोलॉजी। हाई टेक्नोलॉजी में तो जो उन्नत देश है वो आगे हैं। इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी और लो टेक्नोलॉजी में भी उनके पास टेक्नोलॉजी है, और वो जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको देते हैं। तो वहां उसके एवज में अब जो WTO का नेगोशिएशन हुआ, तो वहां पे उसके एवज में उनको रॉयल्टी मिलती है, जो हम इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी, लो टेक्नोलॉजी वगैरह यूज करते हैं, जो भी अभी पेटेंट वगैरह के रिजीम में है, उससे उनको मिलता है। तो अब वो जो चक्कर हुआ कि क्योंकि हम लोग जो हैं, हमारे यहाँ वेजेस बहुत कम है, तो उसके चलते हमने इंटरमीडिएट और लो टेक्नोलॉजी आइटम बड़े सस्ते प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए, खासकर चीन ने। तो चीन माफ कीजिए, तो चीन ने बहुत आगे जो तरक्की कर ली, उनका मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में कब्जा हो गया। तो उसके चलते हुए जैसे ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन है, मेटल प्रोडक्शन है, बाकी और जो अच्छे जो नौकरियां होती थी अमेरिका वगैरह में, वो सारी जो चीन आ गई, भारत आ गई, मेक्सिको चली गई, कनाडा चली गई। तो इसलिए वहां पे उस तरह का एम्प्लॉयमेंट कम हो गया। तो जो लोग पहले ऑटो इंडस्ट्री में थे, स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वगैरह में थे, उनको अब कोई औनी पौनी नौकरी करनी पड़ रही है। उनको जो अच्छी नौकरी मिल रही थी वो नहीं मिल रही। तो ट्रंप साहब ने इसीलिए कहा कि मैं यहां से जॉब वापस ले आऊंगा, चीन से, भारत से, कनाडा से, मेक्सिको से, और मैं यहाँ पे इंडस्ट्री को कहूंगा कि आप जो सेटअप करो। तो इसके चलते वो जो टैरिफ लगा रहे हैं, जिससे कि उनका उत्पादन अपने देश में ज्यादा तेज हो जाए। तो जैसे ऑटोमोबाइल है, अभी ऑटोमोबाइल दुनिया भर से वहां जाती है, उनका प्रोडक्शन इतना नहीं है। पहले वो नंबर 1 प्रोड्यूसर होते थे, अब चीन नंबर 1 प्रोड्यूसर है। तो इसलिए कुल मिला के जो स्थिति है
उनका कहना है कि हम जॉब वापस ले आएंगे, पर ये जॉब कैसे वापस लाएंगे? क्योंकि उनका यहाँ जो मिनिमम वेज है वो $15 है, और ऑटो सेक्टर वगैरह में $25 $30 होती है। तो इतनी तो हमारे यहाँ वर्कर को एक महीने में मिलती है, जितना कि उनके यहाँ वर्कर को एक दिन में मिल जाता है। तो इसलिए बिल्कुल। हमारा उत्पादन तो सस्ता ही पड़ेगा। अगर वो टैरिफ लगा के जो अपना काम चलाएंगे, इंडस्ट्री को वापस लाने की बात करेंगे, तो उससे तो उनका जो उत्पादन सस्ता नहीं होगा, उनका उत्पादन महंगा रहेगा। तो अगर आप टैरिफ लगा देंगे और माल महंगा आएगा तो दाम बढ़ जाएंगे। अगर आप अंदरूनी प्रोडक्शन करना चाहेंगे और बाहर से compete करना चाहेंगे तो भी आपका माल महंगा हो जाएगा। तो इसलिए इन्फ्लेशन वहां पे तेज हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जो वहां पे सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अभी आप जैसे कनाडा से माल मंगाते थे, आप जो मेक्सिको से मंगाते थे, चीन से आता था, अब वो आपको दूसरे ऑल्टरनेट सोर्सेज देखने पड़ेंगे जहां से सस्ता आ जाए। तो वो जी। सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उसका भी असर होगा कि जो दाम बढ़ जाएंगे। फिर तीसरी बिल्कुल। बात यह कि उत्पादन जब आपका जो दाम बढ़ेंगे तो फिर आपका जो डिमांड है अर्थव्यवस्था में वो कम हो जाएगी, वहां के वर्कर्स हैं उनको जो अफेक्ट करेगा जब दाम जब बढ़ जाएंगे। और सब चीजों के दाम बढ़ने वाले हैं, क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के भी दाम बढ़ सकते हैं और ऑटोमोबाइल वगैरह के भी दाम बढ़ सकते हैं। तो वहां पे इन्फ्लेशन होगा। और बाकी देशों में क्या होगा कि उनका माल जब अमेरिका में कम जाएगा तो उनका जो एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, तो एक्सपोर्ट कम हो जाएगा तो उनके देश में उत्पादन कम हो जाएगा। तो दुनिया में एक तरह से रिसेशन भी होने का चांस है और इन्फ्लेशन भी। तो ये बड़ी एक खतरनाक स्थिति है, क्योंकि जो आपका इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो कदम उठाने होते हैं वो आपका प्रोडक्शन बढ़ाने के काम जो कदम होते हैं उससे विपरीत होता है। तो आप अगर जो प्रोडक्शन के लिए करेंगे तो इन्फ्लेशन तेज हो जाएगा, इन्फ्लेशन के लिए करेंगे तो प्रोडक्शन कमजोर पड़ जाएगा। तो इसलिए ये स्थिति उन्होंने क्रिएट की है, जिससे कि अमेरिका के ऊपर तो भयंकर असर पड़ेगा, बाकी देशों पे भी असर नेगेटिव होगा कि वहां पे भी उत्पादन कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, दाम बढ़ने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि सप्लाई चेन जो है डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो कुल तो मिला सर, के भारत को आप ऐसे मौके में आप कहां पर पाते हैं कि भारत में स्थितियां कैसी रहेंगी अगर अमेरिका को हम एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, जिस हिसाब से टैरिफ बढ़ाया गया है उस हिसाब से हम अपना प्रोडक्ट कंपिटेटिव नहीं रख पाते हैं वहां के बाजारों के लिए, तो यहाँ जो मैन्युफैक्चरर्स है उनकी क्या हालत रहेगी और उसका इकोनॉमी पे क्या असर देखते हैं? नहीं, ऐसा है कि देखिए कंपटीशन में तो ये होगा, क्योंकि सबके ऊपर टैरिफ उन्होंने बढ़ा दिया है ना। तो सबकी स्थिति एक एक समान रहेगी। पर यह कि चीन में ज्यादा टैरिफ लगा दिया, वियतनाम में ज्यादा लगा दिया, श्रीलंका में ज्यादा लगा दिया, हम पे थोड़ा कम लगा दिया, तो हम पे बुरा असर कम पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा असर। पर जो बाकी अर्थव्यवस्था है उन पे ज्यादा बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि देखिए ओवरऑल डिमांड अमेरिका में कम हो जाएगी। जब दाम बढ़ेंगे तो ओवरऑल डिमांड कम होगी, तो उनके यहाँ जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है ना। तो ऐसा ऐसी बात है कि अगर जंगल में आग लगी है तो सभी पे असर पड़ेगा, पर आप पे हो सकता है कम पड़े, क्योंकि आप पहले निकल आएंगे वहां से, जी। है ना। तो इसलिए मतलब असर तो बुरा पड़ेगा। अच्छा, खासकर वो कह रहे हैं कि आपका जो कृषि के मार्केट खोल दीजिए। आप तो कृषि में बहुत ज्यादा, अब कृषि में तो हमारे यहाँ सब ज्यादा गरीबी है। हमारे यहाँ 85% जो किसान है वो तो 5 एकड़ से छोटे किसान है, तो वो तो compete नहीं कर सकते ग्लोबली। बिल्कुल। और दूसरी बात यह कि अमेरिका में एवरेज किसान को 26 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है सालाना, जबकि हमारे यहाँ जो किसान है वो लाख 1.5 लाख रुपए कमाता है। तो लाख 1.5 लाख रुपए कमाने वाला उससे कैसे compete करेगा जिसको 26 लाख रुपए साल की एवरेज में सब्सिडी मिल रही है? तो हम हमारा किसान तो compete नहीं कर पाएगा। तो जो अगर टैरिफ वो लगा देते हैं तो हमारा जो किसान किसान का माल वहां नहीं जाएगा, तो यहाँ पे किसानी के दाम गिर जाएंगे। अगर हम एग्री करते हैं कि हम अपने टैरिफ जो एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस पे कम कर देते हैं तो भी हमारे यहाँ दाम कम हो जाएंगे और हमारे किसान पे बुरा असर पड़ेगा। तो किसानी को सब ज्यादा असर होने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सेक्टर में, जैसे कि हम यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भेजते हैं या हम जो है और ऑटो कंपोनेंट्स वगैरह भेजते हैं, उन पे भी असर पड़ेगा, जेम्स एंड ज्वेलरी पे भी असर पड़ेगा। लेकिन सबसे जो गरीब तबका है वो तो किसानी का है, और वहां पे 60% लोग उस पर निर्भर करते हैं। तो वो हमारे लिए बहुत खतरे का वो है। बाकी तो चलिए हम थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे, हमारी इंडस्ट्री थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेगी। हो सकता है कि जो जिस दाम पे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां से अपनी मार्जिन कम करके थोड़ा दाम कम कर लें वगैरह, वो सारे देश करेंगे। तो इसलिए हमारा जो ये सब है ना। दूसरी बात क्या है कि अनिश्चितता बढ़ने से होता क्या है कि जब लोग जब फिर जब फॉरेन कैपिटल बाहर जाने लगता है, तो फॉरेन कैपिटल बाहर जाने का मतलब है कि आपका जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व कम हो जाएगा, आपका स्टॉक मार्केट में गिरावट हो जाएगी, आपका रुपया कमजोर हो जाएगा। तो आपने देखा कि करीब 1.5 महीने पहले तक रुपया कमजोर हो रहा था, पर जब दुनिया में सबको लगा कि ये तो डॉलर भी कमजोर हो जाएगा, जो कि मतलब पहले नहीं होता था,
अब क्योंकि जब अमेरिका में स्थिति खराब होगी तो डॉलर भी अब कमजोर पड़ रहा है और इसलिए रुपया थोड़ा बढ़ गया है। पर समस्या ये है कि अनिश्चितता के चलते हुए इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं कितना उत्पादन करना है, कितना आपका एक्स्ट्रा कैपेसिटी हो जाएगा। तो इसलिए हमारे इन्वेस्टमेंट पे असर पड़ेगा, हमारे स्टॉक मार्केट पे असर पड़ेगा, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे असर पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं ये अर्थव्यवस्था को परेशानी जो क्रिएट करेंगी। सर, अगर हम शेयर बाजार की बात करें, जो एक पैमाना हो सकता है आज इस जो ऐलान हुए हैं इनको नापने का, ताजा ताजा तो करीब सेंसेक्स जो है 4000 पॉइंट के आसपास, बल्कि उससे थोड़ा ज्यादा गिर चुका है पिछले 2-3 दिनों में। तो क्या ये एक अंत हो सकता है, या अभी अनिश्चितता का और दौर इससे 2 गुना 3 गुना भी हो सकता है? क्या आकलन लग पा रहा है फिलहाल? अभी देखिए कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे जैसे अमेरिका के ऊपर बुरा असर पड़ेगा ये सारी नीतियों का, और वहां पे आपने कल देखा बहुत डेमोन्स्ट्रेशंस हुए दुनिया में, जो यूरोप के देशों में भी जो डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, और कुछ रिपब्लिकन्स भी नाराज हो रहे हैं इससे। सुनने में आ रहा है कुछ जो अमेरिका के कॉर्पोरेट सेक्टर वाले हैं वो भी नाराज हो रहे हैं इन नीतियों से। तो हो सकता है ट्रम्प साहब को महीने 2 महीने में कुछ पॉलिसीज रिवर्स करनी पड़े, ये वाली। अगर वो रिवर्स करते हैं तो वो अनिश्चितता थोड़ी कम हो जाएगी, पर अभी तो अनिश्चितता बनी हुई है। तो अनिश्चितता के दौर में ये प्रिडिक्ट कर पाना कि मतलब किस देश पे कितना असर पड़ेगा, चीन पे कितना पड़ेगा, भारत पे कितना पड़ेगा, चीन भारत में डंपिंग करेगा या नहीं करेगा, हमारी सरकार क्या कदम उठाएगी, यूरोप से हमारे कैसे रिश्ते बने रहेंगे, दुनिया में क्या बाकी सब देश एक गठबंधन बना के अमेरिका के खिलाफ करेंगे। अगर गठबंधन बना के हम अमेरिका के खिलाफ टैरिफ लगाते हैं तो हमारा ट्रेड आपस में बढ़ जाएगा, हमारे ऊपर इतना असर नहीं पड़ेगा, अमेरिका पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसमें ट्रम्प साहब कोशिश कर रहे हैं कि हमको अलग अलग जेब बांट दें। तो वो कनाडा के साथ अलग जेब नेगोशिएट कर रहे हैं, मेक्सिको के साथ अलग कर रहे हैं, भारत के साथ अलग कर रहे हैं, ईयू के साथ अलग कर रहे हैं, ब्रिटेन के साथ अलग कर रहे हैं। तो कोशिश में है कि बाकी देश एक बार गठबंधन ना बना लें। पर अगर ईयू और ब्रिक्स ये भी एक साथ हो जाते हैं टैरिफ में, तो हम अपना ट्रेड इतना कम नहीं होगा जितना कि अमेरिका के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। तो ये भी एक बड़ी चीज है कि कितना गठबंधन हो पाता है बाकी देशों में। उसमें यह भी आएगा कि अब चीन शायद थोड़ा लीड ले ले, क्योंकि अब अमेरिका जब डिस्प्लेस होगा तो चीन का एक्सपोर्ट सरप्लस बहुत है, तो हो सकता है चीन आगे निकल जाए। पर उसके लिए उसको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा कि वो डंपिंग नहीं करे। अगर जिस दिन वो डंपिंग करना शुरू कर देगा भारत में, ईयू में, तो हम लोग भी टैरिफ बढ़ा देंगे, तो टैरिफ वॉर शुरू हो जाएगी। अभी तो जो टैरिफ वॉर है वो सिर्फ अमेरिका के खिलाफ है, वो टैरिफ वॉर जब बढ़ के सबके साथ हो जाएगी तो उसका बहुत ज्यादा गलत असर सबके ऊपर पड़ेगा। तो इसलिए आगे आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि क्या कदम उठाए जाते हैं अलग अलग देशों के, वो किस प्रकार से इससे डील कर रहे हैं। तो इसलिए अभी इतना अनिश्चितता है कि अभी कह नहीं सकते कि स्टॉक मार्केट कितना और गिरेगा या वो गिरना बंद हो जाएगा, अभी कहना बहुत मुश्किल है। सर, डॉलर की बात आपने की, तो क्या यही वजह है कि सोने के दामों में भी गिरावट देखने को मिल रही है? जो 90,000 के आसपास एमसीएक्स पहुंच चुका था, अब उसमें गिरावट आ रही है और नीचे के लेवल्स भी प्रेडिक्ट करने लोगों ने शुरू कर दिए। क्या डॉलर की कमजोरी का असर यहाँ भी सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट पर भी देखने को मिलेगा? नहीं, मेरा मानना है कि जैसे जैसे दुनिया में अनिश्चितता होगी गोल्ड फिर बढ़ जाएगा। अभी तो मुझे लगता है उथल पुथल में, क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी काफी हाई पहुंच गया था, तो इसलिए वो समस्या दिख रही थी कि गोल्ड इतना तेज होके फिर थोड़ा सा गिरा। पर मुझे लगता है जैसे जैसे अनिश्चितता बढ़ेगी या अनिश्चितता चलती रहेगी तो गोल्ड और बढ़ जाएगा। तो सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे आप इस सिचुएशन से, इस पूरे परिस्थितियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए फौरी तौर पर? देखिए, हमको अपने कृषि को डिफेंड करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा लोग हैं, वहीं पे सबसे ज्यादा गरीबी है। दूसरा ये कि हमारे जो ऑटोमोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वगैरह का एक्सपोर्ट वगैरह होता है, तो हम ईयू से और चाइना से मिलके ब्रिक्स मतलब गठबंधन अगर होगा तो हम आपस में ट्रेड बढ़ा सकते हैं। अमेरिका के साथ कितना हम कर सकेंगे वो हम ट्राई करेंगे, हमारा जो नेगोशिएशन चल रहा है। पर लेकिन वहां पे जब तक ट्रम्प साहब है तो एक अनिश्चितता बनी रहेगी, क्योंकि वो बार बार वो कहते हैं कि इंडिया टैरिफ किंग। वो और किसी देश के लिए ये नहीं कहते कि वो टैरिफ किंग है ना, इंडिया को ही सिर्फ टैरिफ किंग बताते हैं, क्योंकि वो पता नहीं हार्ले डेविडसन के लिए और जो हमारे वो वहां से पिस्ता आता है, कुछ उन्हीं छोटी मोटी चीजों के पीछे पड़े रहते हैं। तो वो कोई मतलब ऐसा लगता है जैसे कि वो खास इंडिया के खिलाफ ये सब बोलते रहते हैं। और अब उन्होंने ये भी कह दिया, अभी तो फार्मास्यूटिकल को छोड़ा हुआ था, अब वो ये भी कह दिया कि फार्मास्यूटिकल पे भी हम जबरदस्त टैरिफ लगा देंगे। तो यानी कि कुछ खास उनकी निगाह
इसलिए भारत सरकार को बहुत ही सोच के कदम उठाने पड़ेंगे कि क्या नेगोशिएशन में हो सकता है, और बाकी देशों के साथ अपने बढ़ाना चाहिए। तो अभी जो भी है अमेरिका के साथ करते रहिए, पर बाकी देशों के साथ मिलके एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। एक आखिरी सवाल सर आपसे जानना चाहेंगे, रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की रिव्यू की मीटिंग एक तरह से शुरू हो गई है, फैसला भी आने वाला है, तो क्या लगता है आपको, क्या उम्मीद है, ब्याज दरों में और कटौती होगी? रिजर्व बैंक इन परिस्थितियों से निपटने के लिए क्या कदम उठा सकता है? देखिए, जो अभी स्थिति है वो अनिश्चितता की स्थिति है। इसमें तो जो होल्डिंग पैटर्न है वही रखना चाहिए। अभी ना तो ब्याज दरों में कटौती करनी चाहिए ना उनको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब तक सिचुएशन क्लियर नहीं हो सकता है दुनिया में इन्फ्लेशन तेज हो तो हमारे यहाँ भी इन्फ्लेशन तेज हो जाएगा। अगर हमारा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है एग्रीकल्चर कमोडिटीज का, वो रुक जाता है तो एग्रीकल्चर के प्राइसेस गिर सकते हैं। उस स्थिति में जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर गिरा, उस स्थिति में तो हो सकता है कि फिर आप जो कटौती कर सकते हैं। पर अभी क्योंकि हमें पता नहीं कि अभी हम किस दिशा में जाएंगे, तो इसलिए अभी मुझे लगता है होल्डिंग पैटर्न में रखना चाहिए और एसेस करना चाहिए, क्योंकि अभी 2 अप्रैल को ही डिक्लेयर हुआ और 5 तारीख से 10%, 9 तारीख से वो जो है 25-27% कर देंगे। तो ये सारा चीज जो हो रही है वो जब तक क्लियर नहीं हो तब तक जो आरबीआई को जो दोबारा मुझे लगता है एक मीटिंग करनी चाहिए, आज से कोई 20-25 दिन बाद, जब थोड़ी स्थिति क्लियर हो जाए। अभी तो होल्डिंग पैटर्न रखें, क्योंकि एक और अनिश्चितता क्लियर हो जाती है अगर हम इंटरेस्ट रेट पॉलिसी चेंज कर दें, जो अपना बाकी जो गाइडेंस जो आरबीआई देता है उसको हम जो चेंज कर दें, तो एक और अनिश्चितता बढ़ जाती है। तो अभी मुझे लगता है कि अभी तो सिर्फ हमें होल्डिंग पैटर्न करके 20-25 दिन बाद ये सब डिसाइड करना चाहिए। बिल्कुल, तरुण कुमार जी का साफ कहना है कि अभी वेट एंड वॉच की ही हालत है, परिस्थितियों पर नजर बनाए रखनी चाहिए आरबीआई को और उसी हिसाब से आने वाले दिनों में कदम उठाए जाने की जरूरत होगी। और सर, थैंक यू सो मच, आपने ईटी भारत को समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। वेलकम, नमस्ते।